नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। जी साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का राजवंश, और राजवंश में हम राणा सांगा के बारे में, इनके बारे में देख रहे थे हम। राणा सांगा साथियों, जो टॉपिक चल रहा था राणा सांगा को लेकर चल रहा था। राणा सांगा की हमने चर्चा करनी है, कि हमने चर्चा की भी है कि कहाँ कहाँ तक पहुँच गए थे ये युद्ध स्थलों में। इनका कालक्रम की हम बात करते हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सभी राजाओं का कालक्रम हमें याद रहे ये जरूरी नहीं है। कुछ एक इंपॉर्टेंट एक दो राजाओं का आप कालक्रम याद रख ले। जैसे इनका शासन कहाँ से कहाँ तक था। इनका शासन था 1509 से लेकर 28 तक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, राणा सांगा के बारे में हमने चर्चा कहाँ से कहाँ तक कर ली कि भाई साहब, एक इनके जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, राजनीतिक उपलब्धियां हैं, प्रशासनिक उपलब्धियां, जो साम्राज्यवाद या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये जो हमें पढ़ी, कौन कौन सी हमने पढ़ ली, वो जरा आप इधर देखना कि भाई साहब एक इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे। इनका एक युद्ध होता है खातौली का युद्ध, एक इनका युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। ये दोनों युद्ध इब्राहिम लोदी से होते हैं। किन से होते हैं? इब्राहिम लोदी से होते हैं। और हमने ये भी चर्चा की थी, जब मेवाड़ के राजा या मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे, उस समय दिल्ली पर कौन से वंश का रास्ता? लोधी वंश का रास्ता। कौन से वंश का रास्ता साथियों? लोधी वंश का रास्ता। कौन सा वंश था दिल्ली पर? लोधी वंश। और लोधी वंश का एक शासक था इब्राहिम लोधी। कौन सा लोधी? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से राणा सांगा के दो युद्ध होते हैं। एक युद्ध बाड़ी का युद्ध, एक हाथोली का युद्ध, और एक बाड़ी का युद्ध। ठीक है साथियों, इसके बाद में इनकी और क्या राजनीतिक उपलब्धियां रही थी, या इनका जो हम यूं कह सकते हैं कि इनका जो संपूर्ण जीवन था ना, वो संघर्षों से भरा हुआ था। भाई पहले राज पाने के लिए उत्तराधिकारी के युद्ध होते हैं, उसके बाद में बाड़ी खातोली, एक उनका युद्ध होता है घाघरों का युद्ध, घाघरों का युद्ध। और एक हमने युद्ध पढ़ा था बयाना का युद्ध, बयाना का। ये तीनों चारों जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें राणा सांगा ने विजय प्राप्त नहीं की हो। अब बारी थी उस युद्ध की, अब बारी थी उस दुश्मन से सामना करने की जिससे ये अपनी सथा खो बैठे। क्या खो बैठे? सथा खो बैठे। और जब ये उस खानवा के युद्ध की हम बात करेंगे, जब ये उस युद्ध में हार जाते हैं, तो इनका एक वचन होता है कि जब तक मैं मेवाड़ की धरती पर पैर नहीं रखूंगा, या मेवाड़ की धरा पर उस समय तक मैं नहीं जाऊंगा, तब तक मैं अपने दुश्मन को हरा नहीं दूं। मैं उन राणा सांगा की बात कर रहा हूं जिनका संपूर्ण जीवन, पहले जब राजा नहीं बने तब उत्तराधिकारी युद्धों में उनको सामना करना पड़ा, अपने भाइयों के साथ लड़ाई करनी पड़ी। उस समय उनकी एक आंख चली जाती है, एक हाथ कट जाता है। फिर उनको जैसे ही शासक बनते हैं, शासक बनने के बाद में खातौली जैसे युद्ध, बाड़ी जैसे युद्ध, कागरोन जैसे युद्ध, और बयाना जैसे युद्धों का सामना करना पड़ता है। मालवा के साथ संघर्ष इनडायरेक्टली किस प्रकार से थे वो भी हमने देखा। गुजरात के साथ जो संघर्ष थे वो किस प्रकार से राणा सांगा के रहे थे, वो भी हमने चर्चा की। तो मेरे भाइयों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, ये दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दो युद्ध के बाद में गागरोन और बयाना वो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई साहब, आप खातौले का युद्ध कब हुआ था, जरा हमें ये बता दीजिए। देखो, 1517 में होता है खातौले का युद्ध, 1518 में होता है बाड़ी का युद्ध, और 1519 में होता है अपने गागरोन का युद्ध, और 1527 में होता है अपने बयाना का युद्ध। ठीक है, देखो बयाना का जो युद्ध हुआ था वो 16 फरवरी 1527 को हुआ था।
बयाना का युद्ध, बयाना जगह कहाँ है? बयाना भरतपुर में है वर्तमान में, उस समय भी बयाना भरतपुर में ही था। और हमने ये भी चर्चा की थी कि भाई साहब बाबर जैसे जो अफगान के शासक थे, उनका आक्रमण भारत पर होता है और उस दुश्मन का अब क्या करना है? सामना करना है राणा सांगा को। ये तीनों चारों युद्ध जीते चले जा रहे हैं अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनाते हुए, अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उनका विस्तार करते हुए राणा सांगा एक के बाद एक जितने भी युद्ध इन्होंने किए सारे ये जीते जा रहे हैं। इनका आप कालक्रम जरा ध्यान रखना, 1509 से लेकर 1528। 1509 में शासक बनेंगे, 1528 में क्या हो जाएगी? इनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु 1528। ठीक है साथियों, जो आज हमारा नया युद्ध होगा राणा सांगा को लेकर, उस युद्ध की चर्चा चलेगी। युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? खानवा का युद्ध। देखना जरा, आपका ध्यान में बिल्कुल इधर आकर्षित चाहूंगा, कुछ समय के लिए बिल्कुल इधर देखना और समझना अच्छे से। खानवा का युद्ध, खानवा का पहला पहला यहां से क्वेश्चन आता है कि भाई साहब खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो आप राजी खुशी बताना। 17 मार्च 1527। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि वीर विनोद एक ग्रंथ है, उसके लेखक एक कवि राजा श्यामल दास, उनके अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ था? इस प्रकार से अगर क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए तब भी बता देना। वेदांत क्लासेस सारे फैक्ट आपके सामने लेकर आएगी। ये युद्ध वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद एक ग्रंथ है साथियों, इसके लेखक कौन है? कवि राजा श्यामल दास। कौन से दास? कवि राजा श्यामल दास। इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार खानवा का युद्ध 16 मार्च, कौन सी मार्च साथियों? 16 मार्च 1527 को हुआ। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 16 मार्च जो डेट मिलती है इस युद्ध की, वो कौन से ग्रंथ में उत्कीर्ण है, कौन से लेखक द्वारा वो बात बोली गई है? तो आप जरा ये बताना कि कवि राजा श्यामल दास की एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। और इस वीर विनोद में क्या बोला गया है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बयाना के युद्ध के जस्ट 1 महीने बाद हुआ था। बयाना का युद्ध कब होता है? 16 फरवरी 1527। बयाना के युद्ध में राणा सांगा विजय प्राप्त करते हैं और 1 महीने का समय हम उनकी ये हार का प्रमुख कारण एक ये मान सकते हैं कि 1 महीने बयाना के युद्ध के बाद में जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें पूरा 1 महीने की योजना बनाने के लिए बाबर को समय मिल गया था। बयाना का युद्ध कब होता है? 16 फरवरी 1527। खानवा का युद्ध होता है वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 या 17 मार्च 1527, जो अन्य किताबों में इसकी तारीख मिलती। अगर क्वेश्चन आए कि वीर विनोद के अनुसार इसकी तो युद्ध का समय क्या रहा होगा, तो आप बताना 16 मार्च 1527। और अगर इस वीर विनोद के बारे में ना पहुंचकर इसकी सीधी सीधी बात कर ली जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो आप राज्य खुशी बताना 17 मार्च 1527। ये युद्ध अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान का वह अंतिम युद्ध है, जो युद्ध हम अभी पढ़ रहे हैं वो राजस्थान का वह अंतिम युद्ध है जिस युद्ध में राजस्थान या राजपूताने के संपूर्ण राजपूतों ने या संपूर्ण राजपूत शासकों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया था। इस युद्ध के बाद राजपूतों की जो भविष्य की नीतियां थी वो साबित होती है। इस युद्ध में जैसे ही राणा सांगा पराजय होते हैं, जैसे ही इस युद्ध में राणा सांगा पराजय हुए, उनके बाद में जितने भी राजपूत शासक हुए थे राजस्थान या राजपूताने के,
उनकी नीतियां किस प्रकार की रही होगी, वो सारी चर्चाएं इसमें रहेगी। ठीक है साथियों, देखो युद्ध कौन सा देखना है, युद्ध देखना है खानवा का युद्ध। तारीख की बात कर ली, अब बात करेंगे हम इस युद्ध के प्रमुख कारणों की। युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था, युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था। देखना मेरे साथियों, युद्ध होता किन किन के बीच में है, तो ये होता है राणा सांगा और बाबर के बीच। इस युद्ध को राणा सांगा क्यों करना चाहते थे, इस युद्ध को बाबर क्यों करना चाहता था, इन दोनों की मनसाई क्या रही होगी, इन दोनों का प्रमुख कारण क्या रहा होगा, इसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम इस क्लास में। राणा सांगा जो अपना साम्राज्य का विस्तार चाहते थे, राणा सांगा क्या चाहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार। जबकि बाबर क्या चाहता था, बाबर की पहली मंशा यही थी कि वो क्या करे, अपने साम्राज्य का विस्तार करे। उसने लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हरा दिया, जो दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख वंश था, उसको हरा दिया। ठीक है साथियों, उसको हराने के बाद में सीधी सीधी मंशा बाबर की यह थी कि अगर मैंने राणा सांगा को पराजय कर दिया, राणा सांगा को पराजित कर दिया, तो संपूर्ण भारत या संपूर्ण भारतवर्ष पर मैं अपना राज्य स्थापित कर सकता हूं। बयाना के युद्ध में हुई भारी त्रासदी और भारी हार और भयंकर तरीके की जो हार हुई थी बाबर की, उससे एक सबक उसने सीखा था कि राणा सांगा को हराना मुमकिन नहीं है। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, अगर कोशिश करे तो राणा सांगा को हराया जा सकता है। यह राजपूताने का या राजस्थान का अंतिम ऐसा युद्ध था जिसमें संपूर्ण राजपूताने के जो राजपूत शासक हुए थे, वही नहीं बल्कि राजपूताने के आसपास की जो गुजरात की रियासतों, मध्य प्रदेश की जैसी रायसेन की रियासतों जैसे शासकों ने भी भाग लिया था। ठीक है साथियों, इस युद्ध को जरा अच्छे से आपको पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है ये। युद्ध के प्रमुख कारणों की हम बात करते हैं। देखो सीधा सीधा एक पहला कारण यह निकलकर आता है, साम्राज्यवाद या साम्राज्य के विस्तार या अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं थी उनका विस्तार करना। तो वो दोनों पार्टियां ही चाहेगी, भाई राणा सांगा भी क्या चाहते थे कि मैं क्या करूं, अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। बाबर आया है, बाबर को अगर मैंने हरा दिया, यही नहीं बल्कि राणा सांगा ने तो हमने ये भी चर्चा की थी कि जब पानीपत का युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था, उसका फायदा उठाते हुए राणा सांगा मेवाड़ से, कहां से, मेवाड़ से, राजपूताने की वो रियासत जो राजपूताने के दक्षिण में है, वहां से दिल्ली के 200 गांवों को तक जीत लिया था। यही नहीं, रणथंबोर, बयाना, खातौली जैसे, खातौली का युद्ध हुआ था, बाड़ी के युद्ध में उसको हराया था, बयाना पर उसका अधिकार था राणा सांगा का, और रणथंबोर जैसी जागीरें उनके पास थी। राणा सांगा की मंशा बिल्कुल क्लियर थी, अगर मैंने बाबर को इस युद्ध में अच्छे से हरा दिया, बयाना का युद्ध में तो मैं हरा चुका हूं, लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इस युद्ध में अगर मैंने बाबर को हरा दिया तो बाबर मुड़कर वापस भारत की तरफ नहीं देखेगा। वो नहीं देखेगा तो सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई बनेगी भारत की तो वो सिसोदिया राजवंश बनेगी। इधर बाबर यह चाहता था कि अगर मैंने राणा सांगा को पराजित कर दिया, क्योंकि मैंने लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को मौत के घाट उतारा है, अगर मैंने राणा सांगा जो बीच में गोचे कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी कबाब की हड्डी बने हुए हैं, अगर मैंने इनको हरा दिया तो संपूर्ण भारतवर्ष पर किसका अधिकार होगा, बाबर का, और मैं यहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर सकता हूं। इस बात का ध्यान रखना कि बाबर आया कहां से था, अब बाबर आता है अफगानिस्तान से। कहां से आता है, अफगानिस्तान से।
देखना साथियों, इस युद्ध को इस कदर हमें पढ़ना है कि हमारा सोया हुआ अभिमान जागना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, इस राजपूताने की उस इस धरती के उन पूर्वजों ने किस किस प्रकार से युद्ध लड़े थे। थोड़े दिल में शोले भड़काओ ताकि आपको ये युद्ध अच्छे से समझ में आए। शोले भड़काना आपके लिए जरूरी है। हमारा काम है आपके दिल में जो शोले है ना, उनको भड़काया जाए ताकि इस युद्ध को आप अच्छे से पढ़ो। इस युद्ध से एक, देखो सीधा सीधा भाई एक दो क्वेश्चन आएंगे, ये अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो आएगा भी नहीं। तो बात है आपके सामने सीधी क्लियर की जा रही है। लेकिन इस युद्ध से यह पता चलेगा कि यह राजपूताने का, राजस्थान का ऐसा अंतिम युद्ध था जिसमें राजपूताने के सभी राजपूत शासकों ने भाग लिया था, एकता दिखाई थी। राजपूताने के सभी शासक एकजुट होकर सबसे बड़ी जो चुनौती थी, सबसे बड़ी शक्ति थी, उस शक्ति को भारत से बाहर करने का प्रयास किया था। देखो एक सिक्के के दो पहलू होता है, या एक सिक्के के दो पहलू होते हैं कि भाई साहब या हार होगी या जीत होगी। युद्ध के परिणाम क्या होते हैं भाई, या हार होगी या जीत होगी। अगर हमने पहले ही हार मान ली कि ये मुझसे होगा ही नहीं, फिर आप जीत सकते हो क्या? आपने प्रयास ही नहीं किया, आपने कोशिश ही नहीं की, तो आपने लड़ा भी नहीं। लड़ता कौन है? जो कोशिश करता है, जो हार और जीत के तो परिणाम भविष्य में निर्धारित होंगे उनकी चिंता नहीं करता है। असली योद्धा वो है। और राणा सांगा वो असली योद्धा थे जो अपनी हार और जीत का, जो भविष्य में परिणाम क्या रहेगा, उनका फल क्या निकलेगा, नतीजा क्या होगा युद्ध का, ये कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। उनका जीवन, जो संपूर्ण जीवन, बचपन में जैसे ही थोड़े मेच्योरिटी में आते हैं, उत्तराधिकारी युद्धों जैसे युद्धों का सामना करना पड़ता है, अपने भाइयों से लड़ना पड़ता है सत्ता स्थापित करने के लिए। उसके बाद में लोधी वंश से लड़ना पड़ता है। लोधी वंश के बाद में इधर गुजरात और मालवा से इनडायरेक्टली उनके युद्ध होते हैं। फिर सबसे बड़ी शक्ति जो बाबर, उनसे वो लड़ते हैं। एक युद्ध में तो पराजित भी उसको कर देते हैं। ये कहना कहां तक सही है कि बाबर महान था या अकबर महान था? किताबों में ये बातें अच्छी लगती है, लेकिन राजपूताने की इस धरती के वो वीर योद्धा हुए थे ये लोग, जिनके शरीर पर 80-80 घाव है। एक हाथ नहीं है, पैर है जो भी खराब है, एक आंख नहीं है, फिर भी मनसा थी कि मुझे दिल्ली सल्तनत पर क्या करना है, राज करना है। ये वो शासक थे। राजपूताने के वो प्रथम शासक या अंतिम शासक हम बोल सकते हैं जिन्होंने दिल्ली तक को जीतने का प्रयास किया था। अगर दिल्ली सेंटर पर अपना कब्जा होगा तो पूरा भारत अपना होगा। यह मनसाए सीधी सीधी राणा सांगा की थी। तो एक प्रमुख कारण दोनों का यह निकल कर आता है, जो स्वाभाविक सी बात है कि भाई दोनों क्या चाहते थे, अपनी राजनीति का विस्तार, अपनी साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी वे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भाई दोनों को क्या चाहिए, ताकि मैं अपने साम्राज्यों का क्या करें, हम अपना साम्राज्यों का विस्तार करें। जो इनकी राजनीतिक प्रशासनिक जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनका विस्तार करना था। ठीक है साथियों, देखना जरा दूसरा कारण क्या निकल कर आता है कि जो बाबर है ना, बाबर बयाना में हुई हार का बदला लेना चाहता था। बयाना में हुई हार का बदला लेना चाहता था। कौन? बाबर। कौन लेना चाहता था साथियों? बाबर। बाबर को बुरी तरीके से अगर थप्पड़े किसी ने मारी तो वो किसने मारी? राणा सांगा ने। कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध। राणा सांगा को अब सामना करना था अपने सबसे बड़े दुश्मन का, जिनकी उनको आशंका ही नहीं थी कि इस युद्ध में मैं हार जाऊंगा।
इस युद्ध में मैं हार जाऊंगा, इस बात का राणा सांगा को सपने में भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ था कि आप इस युद्ध में हार जाओगे। देखना साथियों, हम एक तरफ लिखेंगे राणा सांगा, मैं उन राणा सांगा की बात कर रहा हूं जिनके नेतृत्व में राजपूताने के संपूर्ण राजपूतों ने या राजपूत शासकों ने मुगल सेना को भारत से बाहर निकालने का अथक प्रयास किया। ये वो अंतिम शासक है जिन्होंने खातौली, बाड़ी, गागरोन, बयाना जैसे भयानक युद्धों में भी विजय प्राप्त की थी। मैं उन राणा सांगा की बात कर रहा हूं जिनके शरीर पर 80 घाव हुए, एक आंख नहीं है, घायल अवस्था में होते हुए भी खानवा के युद्ध में गए। देखना साथियों, इस युद्ध में जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा के सहयोगी कौन कौन थे? यहां से क्वेश्चन निकल जाता है। आपका ध्यान में बिल्कुल इधर आकर्षित चाहूंगा, अच्छे से देखना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन अभी आप स्क्रीनशॉट लेके कुछ नहीं करोगे। राणा सांगा दिखेगा, इधर सहयोगी दिखेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके बाद में जब ये स्लाइड पूरी कंप्लीट हो उसके बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है साथियों, पढ़ाई में बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करनी, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से माइंड में रखकर इन चीजों को क्लियर करना आपको। ठीक है मेरे भाई, देखो मैं बात करूं कि भाई साहब जोधपुर या मारवाड़, क्वेश्चन अगर आ जाए कि जोधपुर या मारवाड़ से खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किसने किया था, तो एक नाम निकल कर आता है मालदेव का। किनका आता है? मालदेव का। ये कहां से थे? मारवाड़ से थे। बेटे किनके थे? तो राव गांगा के पुत्र थे। ठीक है साथियों, दूसरा निकल कर आता है, अगर हम बीकानेर की बात करें कि भाई बीकानेर के राठौड़, कौन से राठौड़ शासक ने इस युद्ध में भाग लिया था, तो आप बता देना। रायमल के पुत्र थे कल्याणमल, सॉरी रायमल के क्या, राय कल्याणमल, और ये पुत्र थे राव जेत सिंह के। किनके पुत्र थे? राव जेत सिंह। ठीक है साथियों, अगर आ जाए कि आमेर से किसने भाग लिया, तो आप बता देना पृथ्वीराज कच्छावा ने भाग लिया। और कच्छावा आते ही आपको पता है कि मुझे क्या करना है? आमेर करना। ठीक है साथियों, देखना सादड़ी से किसने भाग लिया? सादड़ी से भाग लेने वाले थे जाला अज्जा। अगर आ जाए कि गोगमुदा से किसने भाग लिया, तो करना जाला सज्जा, जाला। अब देखना, अब यहां मैं नोट लगा के थोड़ी बात लिख रहा हूं कि भाई साहब गुजरात या इडर से किसने भाग लिया, तो हमने बात की थी कि भाई साहब राणा सांगा के जो दामाद या जमाई थे वो रायमल थे। वो कौन थे? रायमल। और रायमल भारमल का युद्ध चल रहा था। गुजरात वाली जो संघर्ष की कहानी थी हमने पढ़ी थी। उधर जो मुजफ्फर शाह था, मुजफ्फर शाह सेकंड, वो किसकी सहयोग कर रहा था? भारमल की सहयोग कर रहा था। ये हमने बातें की थी। लेकिन इस युद्ध में सहयोग कौन देता है? भारमल देता है। कौन देता है साथियों? भारमल देता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, या नहीं इधर का तो रायमल जो राणा सांगा का जमाई था तो वो सहयोग करेगा, लेकिन यहां आप गलत हो जाओगे। यहां आपको क्या ध्यान रखना है? भारमल। क्या ध्यान रखना है साथियों? भारमल। ठीक है, अगर आ जाए कि नागौर से किसने भाग लिया, देखो इस हरामजादे को मैं बाद में लिखूंगा कि मेड़ता से किसने भाग लिया, तो आप बता देना बिरमदेव ने भाग लिया। आ जाए कि सिरोही से किसने भाग लिया, तो आप बता देना अखेराज देवड़ा ने भाग लिया। किसने भाग लिया?
अक्केराज देवड़ा ने भाग लिए। मालदेव जो मारवाड़ का था, राव गंगा के पुत्र थे, मारवाड़ से सहयोग करने वाले ये थे। बीकानेर से कल्याणमल ने सहयोग किया। आमेर से, देखो यहां मैं बीकानेर लिख दूं आपको आपकी सहूलियत के लिए, बीकानेर। आमेर से पृथ्वीराज कच्छावा ने भाग लिया। छादड़ी से जाला अज्जा आएगा, गोकुंदा से जाला सज्जा आएगा, गुजराती डर से भारमल आएगा, राजमल नहीं आएगा। मेड़ता से बिरमदेव आए थे, सिरोही से अक्केराज देवड़ा आए थे। ठीक है साथियों, थोड़ा ढंग से इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेना कि ये प्रमुख सहयोगी हुए थे। कौन हुए थे? प्रमुख सहयोगी। ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखो, इधर मैं लिखूंगा बाबर। भाई वो तैयारियां जो सहयोग करने की तैयारियां थी, सेना को इकट्ठी करने की तैयारियां थी, वो राणा सांगा की हो गई उधर तक। ठीक है, देखो कौन कौन से नाम मिले वापस देखना जरा। एक नाम मिलता है मालदेव, एक नाम मिलता है कल्याणमल, एक नाम मिलता है पृथ्वीराज कच्छावा, एक नाम मिलता है जाला सज्जा, जाला अज्जा और जाला सज्जा, एक नाम मिलता है बारमल, एक बिरमदेव और एक अक्खेराज देवड़ा। तो मैं थोड़ा बाबर को पहले दो सहयोगियों के बारे में और चर्चा करूंगा, इधर देखना जरा। वो मैं बाद में लिखवा देता, लेकिन अभी आपके साथ क्लियर करवा देता हूं। एक नागौर से पूछ ले कि नागौर से सहायता किसने की, जो अंत में जाकर क्या करता है? विश्वासघात करता है। इसका नाम मिलता है खानजादा। ये एक नंबर का हरामजादा था। इसने क्या किया? अंतिम समय में, युद्ध के अंतिम समय में, कौन से समय में साथियों? युद्ध के अंतिम समय में राणा सांगा के साथ विश्वासघात कर राणा सांगा के साथ विश्वासघात करके बाबर का सहयोगी बना। खानजादा जो कहां से था? नागौर से था। प्रारंभ में जब युद्ध शुरू होने वाला था, युद्ध की तैयारियां चल रही थी, उस समय खानजादा है जो युद्ध में इन राणा सांगा के साथ होता है। लेकिन युद्ध का जो अंतिम समय होता है कि अब युद्ध करना है, एक दो दिन बाद में युद्ध है, उस समय ये राणा सांगा के साथ क्या करेगा? विश्वासघात करेगा। और किससे जा मिलेगा? बाबर से जा मिलेगा। ठीक है, एक नाम लिखूंगा मैं सलहदी तंवर का। किनका? सलहदी तंवर का। सलहदी तंवर कहां के थे? एमपी के थे। एमपी रायसीन के थे। सलहदी तंवर ने भी क्या किया? अंतिम समय में, ये दोनों हरामजादे थे, अंतिम समय में विश्वासघाती को क्या बोलेंगे? हरामजादा ही बोलेंगे। अंतिम समय में बाबर से जा मिला, या उसका सहयोगी बना। बात को हम कैसे भी बोल सकते हैं। अब कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना यही कान है। अब मैं चाहे इधर से पकड़ूं चाहे इधर से पकड़ूं, तो देख लो आपके हिसाब से। इतना उल्टा क्यों जाऊं? सीधा सीधा लिख दूं कि भाई अंतिम समय में बाबर से जा मिला। कौन? एक तो सलहदी तंवर और एक नागौर का कौन था? खानजादा। और सलहदी तंवर कहाँ के थे? एमपी की एक रियासत पड़ती थी रायसीन के थे। ठीक है साथियों, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होती है। एक सहयोगी का नाम मैं और लिखूंगा, देखना। एक सहयोगी और हुए थे और उनका नाम क्या है? अशोक परमार या अशोक पवार। ये भी कहां के थे? ये प्रदेश के थे। देखो, इस बात का ध्यान रखना, राणा सांगा की क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। इसलिए राणा सांगा ने इनको क्या दे दिया? बिजोलिया की जागीर दे दी। बिजोलिया की
जागीर राणा सांगा द्वारा दी गई, राणा सांगा द्वारा दी गई। किसको? तो वो पता है आपको किसको दी गई? अशोक पवार को। ठीक है साथियों, एक नाम मैं और लिखूंगा कि चंदेरी से अगर आपको पूछ ले कि चंदेरी से सहयोगी कौन था, वो था मेदिनी राय। कौन सा राय? मेदिनी राय। तो गागरोन के युद्ध में राणा सांगा और मेदिनी राय मिलकर किसको पराजित करते? मालवा वालों को पराजित करते हैं। मोहम्मद खिलजी सेकंड की बात की थी ना हमने। ठीक है साथियों, देखना ये इंपोर्टेंट कौन थे? सहयोगी थे। उनमें से ये दो कौन थे? खानजादा और इधर ये सलादी तंवर, ये दो कौन थे? हरामजादे थे। अंतिम समय में क्या करेंगे? राणा सांगा के साथ विश्वासघात करेंगे और अंतिम समय में विश्वासघात करके बाबर से जा मिलेंगे। इससे सीधा सीधा एक बात क्लियर होती है कि भाई साहब इन दोनों ने युद्ध की जो रणनीति रही होगी, राणा सांगा की तैयारियां रही होगी, उन तैयारियों को लीकेज करने में, बातों को इधर से उधर करने में पूरा पूरा भरपूर योगदान रहा होगा इनका। ठीक है, देखो इधर मैंने एक लिखा अशोक पवार, जिसको बिजोलिया की जागीर कौन देते हैं? राणा सांगा देते हैं। चंदेरी से अगर आपको पूछ ले कि चंदेरी जो मालवा, चंदेरी मालवा से सहयोगी कौन था, तो कौन था? मेदिनी राय। यहां तक बातें क्लियर होती है। अगर आपको पूछ ले, देखना मेरे भाई इधर देखना, अगर आपको पूछ ले कि दिल्ली के लोधी वंश का कौन सा व्यक्ति, लोधी वंश का कौन सा व्यक्ति राणा सांगा का सहयोगी था? कौन सा था? महमूद लोधी। कौन सा लोधी? महमूद लोधी। ये हम बात करेंगे अभी। एक यहीं से इस जो लोधी वंश की सेना थी, उसका एक सेनापति था हसन का मेवाती। हसन का मेवाती। वैसे तो यह मेवात अलवर का था, लेकिन कौन सी सेना का ये हिस्सेदार रहा होगा? तो ये इब्राहिम लोदी की सेना का हिस्सेदारी था। अफगान सेना थी वो एक तरह की, और हसन का मेवाती ने भी क्या किए? राणा सांगा का सहयोग किया। यहां तक बात क्लियर होती है। हुआ क्या था, जब पानीपत के युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ रहे थे, इब्राहिम लोदी की हार होती है, तो इब्राहिम लोदी का अगला उत्तराधिकारी या इब्राहिम लोदी का जो भाई था, वो भागकर किसके पास आ जाता है? सांगा के पास आ जाता है। ठीक है, इधर ये हसन का मेवाती भी साथ साथ में मोहम्मद लोदी के साथ में किनके पास आ गया? राणा सांगा के पास आ गया। ये दो प्रमुख सहयोगी और थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इधर मैं लिख दूं सहयोगी। देखो लिखना या लिखवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट है समझना। सुनी हुई बातें ज्यादा याद रहती है, लिखी हुई और पढ़ी हुई बातें थोड़ी कम याद रहती है। जब आप 1 या 2 घंटे की कोई मूवी देखते हो तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बता देते हो, ये तक बता देते हो कि कितने टाइम में इंटरवल हुआ था उस मूवी, ग्लैमर कहाँ है, क्लाइमैक्स कहाँ है उस मूवी, रोमांस कहाँ है, कॉमेडी कहाँ है, ये सारी चीजें आप बता देते हो। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ, ये मूवी चल रही है खानवा के युद्ध की। ठीक है, अब देखो जरा इधर ध्यान रखना। ये तो हो गई अपने राणा सांगा की तैयारियां। अब थी बाबर की तैयारियां। क्या क्या थी बाबर की? भाई खानवा के युद्ध को लेकर बाबर की तैयारियां क्या थी? ध्यान रखना एक बार ना मेरी बात को। जब राणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में पराजित किया, तो बाबर की सेना डर गई थी कि यार एक जो आदमी जिसकी आंख नहीं है, 80-80 घाव है, घायल अवस्था में हमें हरा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, थपड़े मार रहा है, जहां जाए वहां टिक मार रहा है या किक मार रहा है, जहां जाए वहां गुस्ते मार रहा है, तो ये एक योद्धा तो नहीं है, तो एक डाकी है। ये मारेगा, थपड़े मारेगा, फिर से मारेगा, हम युद्ध नहीं करेंगे। बाबर की सेना ने बाबर को साफ साफ इनकार कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हमें मरना ही नहीं है। आप बाबर को उनके सैनिकों ने बोला आप तो डूबोगे सनम, हमको भी लेके डूबोगे,
मरना है तो आप जाओ उस मौत के मुंह में। हम राणा सांगा के साथ युद्ध नहीं कर सकते। नहीं करने का प्रमुख कारण क्या था, ये मना करने का जो सैनिकों द्वारा प्रमुख कारण क्या था, तो वो प्रमुख कारण था कि बयाना के युद्ध में हुई भारी त्रासदी, सैनिकों को हुई भारी त्रासदी, लहूलुहान वो मैदान हो गया था, पूरी तरीके से बाबर को हराया गया। तो सेना डर के मारे खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सामना नहीं करना चाहती थी। वो इस बात को उचित नहीं समझती थी कि अगर हमने राणा सांगा से युद्ध किया तो बयाना के युद्ध में तो 2-4 गुस्ते लगे, लेकिन अब की बार जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ था, बहुत सारी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया था। इस त्रासदी को देखते हुए उन लोगों ने सीधा सीधा इनकार कर दिया बाबर को कि हम इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते, लड़ना है तो आप जाओ, जूते खाना है तो आप जाओ, वो आदमी नहीं डाकी है, वो अभी मारेगा हमें। भाई वो आदमी कहीं का 80-80 घाव लगे हुए, घायल अवस्था में, एक आंख नहीं है, दिख नहीं रहा, फिर भी एक आंख से देखो, एक आंख से भी वो सारा कुछ काम कर रहा है। टांग नहीं है, एक टांग अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही, खराब अवस्था में वो टांग है। एक हाथ नहीं है। वो आदमी हो सकता है क्या? वो जल्लाद से बेहतर का है। हम उनका सामना नहीं कर सकते। बाबर आपको जाना है हमारे आका तो आप जाओ, हम युद्ध नहीं कर सकते, किसी भी परिस्थिति में युद्ध नहीं कर सकते, हमें मौत के घाट नहीं उतरना है। बयाना के युद्ध में तो जैसे तैसे हम वहां से जूते चप्पल लेके भाग निकले थे, अब वापस आप हमें उसका सामना करवा रहे हो, हम नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, ये सेना की नीति थी, सेना ने ये बता दिया, साफ साफ मंशा थी, वो बाबर को क्लियर कर दी। बाबर क्या करे, अब अकेला युद्ध लड़ नहीं सकता। भाई इतनी सेना के साथ में युद्ध लड़ा, उसमें भी हार के आया, तो अब अकेला कैसे लड़ सकता है? अकेला वहां जाएगा, आधी आधी थप्पड़ पाती आएगी, तब तक ये पूरा हो जाएगा। बाबर ने इस युद्ध में सबसे प्रमुख जो तैयारियों में से एक तैयारी की थी ना, तो वो तोपखाने का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया? तोपखाने का प्रयोग। अगर क्वेश्चन आए कि राजपूताने का वह प्रथम युद्ध जिसमें प्रथम बार बारूद, असला या फिर तोपों का प्रयोग किया गया, तो कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। इस तोपों का प्रयोग बाबर कर रहा है, ये बात राणा सांगा को पता नहीं। भाई वो तो वैसे ही नेचुरलिटी वाले युद्ध लड़ते आ रहे हैं जैसे लड़े जाते थे। इनको ये एक सरप्राइज की तरह था कि भाई तोपखाने जैसा भी कुछ होगा क्या, इस बात का उनको अंदाजा ही नहीं था। इतनी विशाल सेना राणा सांगा की, उसको हराने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तोपखाने का। बाबर ने यह सबसे इंपॉर्टेंट काम कर दिया। भाई युद्ध को जीतना है, कैसे भी जीतो, छल कपट कैसे भी जीतो, जीतना है। और मेरी नीतियों में से एक नीति में अपनाऊंगा, तोपखाना। यह बात राणा सांगा को पता नहीं थी। ठीक है भाई साहब। दूसरा इसने एक प्रयोग किया था, तुलु गामा या तुल गुमा पद्धति। गामा पद्धति का दूसरा नाम कहीं कहीं किताबों में गुमा पद्धति भी। पद्धति का प्रयोग किया। यह पद्धति क्या होती है साहब, जरा समझाना। सुना बहुत बार है, पढ़ा बहुत बार है, समझाने वाला नहीं मिला। होता क्या है, इसमें सेना को 2 भागों में बांट दिया जाता है। सेना को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 2 भागों में बांट दिया जाता है। देखना जरा, ये तुलगुमा पद्धति की हम बात कर रहे हैं। सेना को 2 भागों में बांट दिया, एक भाग होगा दायां भाग या लेफ्ट भाग, दूसरा होगा राइट भाग। एक राइट एरिया में सेना रहेगी, एक लेफ्ट एरिया में सेना रहेगी। सेना जब आएगी, दुश्मन की सेना जब आई, हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। तुलगुमा पद्धति क्या कहती है? सेना आ गई भाई साहब, सेना। हमारी सेना अभी दिख नहीं रही है, कुछ सैनिक है जो युद्ध स्थल में मौजूद है। तुलगुमा पद्धति ये कहती है, एक सेना इधर से अटैक करेगी दाएं भाग से, दूसरा
या दूसरी सेना या दूसरी टुकड़ी कहां से अटैक करेगी? इधर से। सेना बीच में, दुश्मन की सेना बीच में, ये दुश्मन की सेना बीच में, एक सेना इधर से अटैक करेगी, एक सेना इधर से। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से सेना को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। अब जब सेना गिर गई, सेना गिर गई, अब सेना बाहर जा सकती है क्या? किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं जा सकती। युद्ध तो लड़ना है, लेकिन एक युद्ध होता है आमने सामने का युद्ध, एक होता है चारों तरफ से सेना को घेर के फिर उससे युद्ध करना। देखो ये इस प्रकार की नीति बनती थी। ठीक है साथियों, यहां तक आपको बात क्लियर हुई। तुलगवा पद्धति में क्या होता है, एक तरफ से दाई सेना अटैक करेगी, दूसरी तरफ से बाई सेना अटैक करेगी, बीच में दुश्मन की सेना होगी। बीच में क्या होगी, दुश्मन की सेना हुई। इधर से भी अटैक करना है, इधर से भी अटैक करना है, दोनों तरफ से क्या कर लेंगे, सेना को घेर लेंगे। धीरे धीरे ये एक चक्र बना लेंगे और चक्रव्यूह में सेना को क्या करेंगे, फंसाएंगे। यह अगर किसी की नीति थी तो किसकी नीति थी, बाबर की नीति, या बाबर की तैयारियों में से एक प्रमुख तैयारी ये थी। अब उसके सैनिक युद्ध नहीं कर रहे, उसके सैनिकों ने साफ साफ इनकार कर लिया कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति रही होगी या रहेगी, हम किसी भी परिस्थिति में युद्ध नहीं कर सकते। आप भले से हमें किताबी चराओ, किताबी खिलाओ, किताबी पिलाओ, हमें किताबी राजी रखो, हमें उठा के रखो, हम युद्ध नहीं करेंगे, आप हमें चढ़ाओ ही मत। अब बाबर क्या करे, बाबर ने उसी समय अपनी सेना में शोले भड़काना स्टार्ट कर दिए। और बाबर ने, देखो ये तो उसकी दो तैयारियों में प्रमुख तैयारियां थी। बाबर ने अपनी सेना को तैयार कैसे किया, बाबर ने अपनी सेना को तैयार कैसे किया, कैसे करेंगे तैयार। एक इसने सीधी सीधे सेना को बोल दिया कि अफगान में जो व्यापारियों पर, अफगान के जो व्यापारी है, भाई हम तो अफगान के हैं ना, हमारी जन्मस्थली उधर है, हम तो यहां कर्म कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे तो कर्म कर रहे हैं। हमारी जो जन्मस्थली या जन्मभूमि है वो कौन है, अफगान है। हम वहां से यहां तक आए अपने कर्मों के लिए, समझ रहे हो, हम अपने कर्मों के लिए हमें क्या करना है, कर्म करने। अब जो अफगान में बैठे व्यापारी है ना, आपके भाई लोग है ना, उस पर जो एक कर लग रहा है तमका कर, वो मैं लगा रहा हूं, वो मैं हटा दूंगा। है ना, क्यों यार, इसने क्या किया, अफगान के व्यापारियों पर, अफगान के व्यापारियों पर से, व्यापारियों पर से तमका, कौन सा कर, तमगा कर, तमका कर हटा दिया। तो तमका कर अगर कोई पूछ ले तमका कर क्या है, तो आप बता सकते हो वह व्यापारियों पर लगने वाला एक शुल्क है। ठीक है, एक कर, एक प्रमुख कार्य इसने ये किया कि एक कर हटा दिया। दूसरा इसने क्या किया बाबर ने, दूसरा यह करेगा कि भाई मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। दूसरा बोल दिया कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब यह क्या करता था, बाबरनामा एक उसकी खुद की आत्मकथा है, उसमें लिखता है, उसके हर पेज पर शराबों की बातें हैं कि मैं सुबह उठा, मेरा दिल दुख रहा था, मैंने शराब पी ली। जब खाने का टाइम हुआ, रोटी खाई नहीं जा रही थी, इससे पहले मैंने एक ढोलिया पी लिया। फिर शाम हुआ, थोड़ा थक गया, फिर एक पेक लगा लिया। मतलब ये पूरे बाबरनामा में शराब ही शराब, शराब ही शराब की बातें। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि एक नंबर का नशेड़ी था। कोई आता इससे मिलने, दरबार में बैठ के पेक से एक, कोई मेहमान आए पेक से एक, लड़ना है युद्ध स्थल में जाना है पेक से एक, नशे में ही मस्त मौला होके लड़ेंगे। सेना को यह बात पसंद नहीं थी कि यार हमारा सरदार है, हमारा जो शासक है वो ही नशेड़ी है, इसका कुछ हो गया तो हमारा धनी कौन है। भाई अभी फलके तो खिला रही है, फिर फलके जाएंगे आए खाएंगे कहाँ से।
और ये तो नशेड़ी है, कोई मार के चला जाएगा इसको। इसने क्या किया कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा आज के बाद, अगर इस युद्ध में मेरा साथ देते हो तो। एक मैं तमगा कर हटा रहा हूं, आपके भाइयों पर लग रहा है, जो अफगान के भाई होंगे, भाई जाति भाई है, उनसे मैं क्या कौन सा कर हटा रहा हूं, तमगा कर हटा रहा हूं। ठीक है भाई साहब, दो काम कर लिए, तीसरा इन्होंने काम किया तो कौन सा, ये जरा देखना आप। तमगा कर हटाएंगे व्यापारियों पर से, दूसरा तो शराब है वो नहीं पीऊंगा, तीसरा एक प्रमुख कार्य किया तो इसने किया कि ये युद्ध युद्ध नहीं है, ये जिहाद है। इस युद्ध को किसकी संख्या दे दी, जिहाद की संख्या दे दी, या जिहाद का नारा दे दिया कि ये युद्ध मैं मेरे लिए थोड़ी लड़ रहा हूं, जिहाद के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं। कि इस युद्ध को किसकी संख्या दे दी, धर्म युद्ध की संख्या दे दी। और मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म कहता है इस्लाम है, और इस्लाम में अल्लाह क्या कहते हैं, मेरे आका क्या कहते हैं इस्लाम धर्म में, कि आप कुछ मत करो, आप धर्म का हो सके जितना प्रचार करो, और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व, पूरे द्वीप महाद्वीप महासागरों पर इस्लाम का झंडा रहना चाहिए। और ये अपने आका कहते हैं, हमारे हमारे जो अल्लाह है वो कहते हैं। ये बात किसने बोल दी, जिहाद का नारा किसने दे दिया, इस युद्ध को जिहाद घोषित किसने कर दिया, बाबर ने। तब भी वो सैनिक बोलते हैं कि यार जिहाद, आप धर्म युद्ध की संख्या दे रहे हो इस्लाम के अकॉर्डिंग, इस्लाम धर्म तो ये भी कहता है कि आप दारू मत पियो। तब इसने ये दूसरी जो कारण था वो छोड़ा। ठीक है भाई साहब, तीन प्रमुख कारण सेना को तैयार करने के, तीन प्रमुख तैयारियां सेना को अपनी तरफ आकर्षित करने बाबर ने अपनाई। मैं क्या नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जिहाद, इस युद्ध को जिहाद का या जिहाद की संख्या दे दी। और तीसरा, अफगान के जो व्यापारियों पर, सैनिकों के भाई बंधु हुआ करते थे, उन पर लगने वाला कर मैं हटा दूंगा। उस सोई हुई सेना में शोले भड़काना स्टार्ट किसने किया, बाबर ने। और उस सोई हुई सेना को एक बार फिर बाबर ने राणा सांगा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बाबर इस युद्ध में अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए तोपखाना जैसी पद्धति, तुलगुमा जैसी पद्धति, या तुलगुमा जैसी पद्धति, या तुलगामा जैसी पद्धति, जिहाद इस युद्ध को धर्म युद्ध की संख्या देकर, तम का कर हटाकर, शराब नहीं पीऊंगा ऐसा वादा कर कर, वचन कर कर, प्रॉमिस कर, अपनी सोई हुई सेना को एक बार फिर राणा सांगा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जो सेना एक बार भूल चुकी थी कि हम राणा सांगा का सामना करेंगे, अब बारी थी उस भारी त्रासदी की जिसकी कल्पना 54 में भी राणा सांगा ने नहीं की थी। हार जाऊंगा इस युद्ध, और मेरे जो दो गद्दार है, खानजादा और सलदी तंवर जैसे दो गद्दार या हरामजादे, वो बाबर से जा मिलेंगे क्या। जबकि राणा सांगा ने तो संपूर्ण राजपूतों और संपूर्ण जो राजपूत शासक थे उनको, यही नहीं छोटे मोटे सरदारों को, दूसरी बात गुजरात से बारमल, मालवा से मेदिनी राय, मध्य प्रदेश की रायसीन से सलदी तंवर को, लोधी वंश का इब्राहिम लोधी का भाई मोहम्मद लोधी, हसन का मेवाती अलवर का, ये सारे के सारे राणा सांगा का इस युद्ध में सहयोग कर रहे थे। फिर राणा सांगा हारे क्यों, देखो एक चीज में यहां आपको एक क्लियर, ये देखो, ये देख लिया आपने बाबर की अपनी सेना को लेकर तैयारियां किस प्रकार की थी, या तैयार कैसे किया। एक अगर क्वेश्चन आ जाएगी, पाती पर्वन क्या है, पाती पर्वन, ये थोड़ा मैं उस टाइम बताता, लेकिन थोड़ा आंख में आया, देखो इसको क्या करना है, होता क्या ही है। हालांकि क्वेश्चन है पूछा जाता, पर आपकी किस्मत खराब है तो पूछ भी लिया जाए, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, पाती पर्वन क्या होता है कि पाती पर्वन, पाती मतलब पत्थर, पाती मतलब, देखना जरा, पाती पर्वन, पाती पर्वन की बात कर रहा हूं। पाती मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, क्या होता है, पत्थर होता है।
राणा सांगा ने क्या किया, संपूर्ण राजपूतों को एक पत्र लेकर, पत्र में ऐसा लिखा गया कि हम सभी भाई लोग अगर एक साथ हो जाए, अपनी सेना को इकट्ठा कर ले, एकता दिखाए, तो हम मुगल सेना को बाहर फेंक सकते हैं। पाती परवन का मतलब होता है राजपुताने के सभी शासकों को लिखा गया पत्थर, युद्ध स्थल में या युद्ध के लिए तैयार करना। पत्थर किस प्रकार का था, युद्ध करना है, यह होता है पाती परवन। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात हुई क्लियर। राणा सांगा ने तैयारियां की तो कौन कौन सी की भाई, कौन कौन से सहयोगी हुए। बाबर की जो तैयारियां थी वो तोप खाना, तुलु गुमा पद्धति, शराब नहीं पीऊंगा, जिहाद घोषित कर दिया, और तो जो तम का कर होता है, तमगा कर जो व्यापारियों पर लगता है, वो भी समाप्त कर दिया। ये 4-5 अगर कोई नीतियां अपनाई थी तो किसने अपनाई थी, बाबर ने अपनाई थी। ठीक है साथियों, देखना जरा, अब आपको विशेष ध्यान रखना है इधर। अब देखना, युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध हुआ है 17 मार्च को 1527 को। युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए। भाई घायल तो वैसे ही थे, राणा सांगा घायल हो गए। ठीक है, इस युद्ध में ये क्वेश्चन आता है मेरे लाल, जाला अज्जा ने, किसने, जाला सज्जा नहीं है, जाला अज्जा, जाला अज्जा ने राणा सांगा का मुकुट धारण किया। राणा सांगा का, समझ तो लिया है ना, मुकुट या राज चिन्ह धारण किया। क्वेश्चन यहां से ही निकलता है कि राणा सांगा का राज चिन्ह धारण करने वाला कौन था, कौन था, जाला अज्जा। ठीक है, यहां तक 2 बातें क्लियर हुई। तीसरी बात भाई, राणा सांगा को, जब राणा सांगा घायल हो गया तो राणा सांगा को घायल अवस्था में मालदेव, कौन सा देव, मालदेव हुए, अखेराज देवड़ा ने या उनके द्वारा राणा सांगा को, देखो राणा सांगा को घायल अवस्था में मालदेव हुए अखेराज देवड़ा द्वारा बसवा पहुंचाया गया, बसवा दोसा पहुंचाया गया, दोसा पहुंचाया गया। ये अच्छे से आपको उतारना है। जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में घायल हो जाते, घायल अवस्था में तो पहले भी थे, 80-80 गांव जो आदमी के हैं, घायल तो पहले भी रहे होंगे, लेकिन फिर ज्यादा घायल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, मालदेव और अक्केराज देवड़ा राणा सांगा को वहां से बाहर निकालते हैं और बसवा दोसा पे शिफ्ट कर दिया जाता है उनको। उस समय राणा सांगा ने एक प्रतिज्ञा ले ली, एक वचन ले लिया, लाख मना करने के बाद में जबरदस्ती इनको बसवा लाया गया। जब बसवा आए तब उन्होंने एक शपथ ले ली कि मैं जब तक मेवाड़ नहीं जाऊंगा या अपने घर पर नहीं जाऊंगा, अपने टाबरों के पास, अपनी बीवी बच्चों के पास नहीं जाऊंगा, तब तक मैं अपने दुश्मन को हरा नहीं देता। मैं वो राणा सांगा हूं जो एक भी युद्ध हारा नहीं हूं। ये कारणवंश पता नहीं किस कारण से मैं हार गया हूं, मुझे इन बातों का अंदाजा नहीं था कि तोपखाना तुलगुमा जैसी पद्धति का ये प्रयोग करेगा। अगर ऐसा मुझे पता होता और अगर मेरी सेना और मेरी नीतियों को बाहर करने वाला या इधर से उधर करने वाले वो 2 हरामजादे अगर मेरे विश्वासघाती नहीं बनते तो मैं इस युद्ध में विजय होता। ठीक है भाई साहब, यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि युद्ध स्थल से बाहर कौन कौन लेकर आए, तो कौन कौन लेकर आए, मालदेव, और मालदेव के साथ में एक अच्छा वाला व्यक्ति कौन है, अक्केराज देवड़ा। कौन सा देवड़ा, अक्केराज देवड़ा। कहां लेकर आते हैं, बसवा दोसा लेकर आते हैं। कहां लेकर आते हैं साथियों, बसवा दोसा लेकर आते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रहना चाहिए कि इस युद्ध में यह क्वेश्चन यहां से पुटअप होगा कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा घायल हो गए थे, घायल अवस्था में बाहर लाने वाले 2 व्यक्ति कौन थे, तो कौन कौन से थे, मारवाड़ और
मारवाड़ के मालदेव और अक्केरास जो देवड़ा, हमने सिरोही की बात की थी भाई, सिरोही से वो सहयोगी थे, वो दो थे। तीसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि कहां लाया गया, तो बसवा लाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, कहां लाया गया साथियों, बसवा लाया गया। ठीक है, इन 3-4 बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो बसवा आगे चलते, थोड़ा आगे। बसवा से कुछ दिनों बाद राणा सांगा है ना, कुछ समय तक बसवा में रुके थे, उपचार करवा रहे थे, गांव लगे हुए ना, उनका उपचार चल रहा था, औषधियां वगैरह उनको खिलाई जा रही थी। कुछ समय बाद वो कहां चले जाते हैं, रणथंबोर। यहां लिखना है इस प्रकार से, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद राणा सांगा, राणा सांगा रणथंबोर चले जाते हैं, रणथंबोर चले जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, अब वो रणथंबोर चले गए, कहां चले गए, रणथंबोर चले गए। रणथंबोर जाने के बाद में उनको वापस कहां जाना था, मेदिनी राय की सहायता के लिए। भाई मेदिनी राय, हमने बात की थी कि चंदेरी का था, मेदिनी राय की सहायता के लिए, इस प्रकार से फॉर्मेट आप तैयार करना, मेदिनी राय की सहायता के लिए राणा सांगा मालवा, मालवा जहां रहे थे, मालवा जहां रहे थे, उस समय, उस समय, और मालवा कहां, यूपी में, सॉरी एमपी में, उस समय इर्ची, इर्ची जो जगह कहां है, कालपी के समीप है। किसके समीप है, कालपी के समीप है, इस बात को ध्यान रखना। इर्ची या कालपी, इर्ची या कालपी, इर्ची कहां है, कालपी के समीप पे। कालपी बड़ी एक जगह है, उसके पास में क्या है, इर्ची है। इर्ची या कालपी के समीप राणा सांगा के, राणा सांगा के सहयोगियों द्वारा, अब मैं सहयोगियों को सरदार लिख सकता हूं, बस सरदार लोग भी सहयोगी होंगे ना, सरदारों द्वारा, सरदारों द्वारा जहर देकर या विष देकर, विष देकर हत्या कर दी। मैं क्या कह रहा हूं, सुनना मेरी बात को। ये वो सहयोगी या वो सरदार थे जो राणा सांगा ने ये बात बोली थी ना कि मुझे युद्ध स्थल से तो आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं मेवाड़ नहीं जाऊंगा। मैं कहां नहीं जाऊंगा, मेवाड़ नहीं जाऊंगा। उस समय तक मैं मेवाड़ नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने दुश्मन को हरा नहीं देता। ठीक है, अब जो सहयोगी युद्ध करना नहीं चाहते थे, भाई इस खानवा के युद्ध का परिणाम क्या रहा, इस बात का उनको पता था कि भाई इस युद्ध में इतनी त्रासदी हुई, इस युद्ध में राणा सांगा हार गए, इनका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सहयोगी ऐसे थे, कुछ सरदार ऐसे थे जो ये युद्ध करना नहीं चाहते थे फिर से एक बार। तो इन्होंने क्या किया, उन सहयोगियों ने क्या किया, उनकी विष देकर हत्या कर दी। कौन से स्थान पर, इर्ची या कालपी नामक स्थान पर। इर्ची कालपी के समीप है, इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन में कालपी आए तो ठीक है, नहीं आए तो इर्ची तो आएगा ही, और इर्ची नहीं आए तो कालपी आएगा। ठीक है, और ज्यादातर कालपी पूछा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बसवा के बाद रणथंबोर जाते हैं, रणथंबोर के बाद मेदिनी राय की सहायता के लिए वहां जाते हैं। और चंदेरी कहाँ है भाई, चंदेरी का था ना वो तो सरदार जागीरदार। तो जब चंदेरी जाना है तो मालवा जाना पड़ेगा, मालवा की वो एक रियासत थी, मालवा एमपी में है। और अब वहां जाएंगे तो क्या हुआ, इर्ची या कालपी के समीप खाना वाना खा रहे थे, गवा थोड़ा 5-10 मिनट खाना वाना खा ले, खाना वाना होटल पर खा रहे थे, उसी समय उनकी सहयोगी द्वारा क्या होती है, विष देकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये बातें होती है यहां तक। अब मैं बताना चाहूंगा कि राणा सांगा, कौन से सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा का दाह संस्कार कहां हुआ या अंतिम संस्कार कहां हुआ, तो राणा सांगा का, राणा सांगा का अंतिम संस्कार, भाई मर गए है ना, तो अंतिम संस्कार। देखो यहां मैं थोड़ी एक बात क्लियर करवाना चाहूंगा कि हत्या कर दी गई, कब कर दी गई, अगर यह पूछ ले आपसे तो आप बता देना 30 जनवरी, कौन सी जनवरी, 30 जनवरी 1528, कौन सी 28,
1528, ठीक है। ये हुई थी उनकी उस समय हत्या। अब उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा? तो अंतिम संस्कार होता है मांडलगढ़ में। कौन से गढ़ में? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ जगह कहाँ है? भीलवाड़ा में। अब जहां इनको जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, वहीं क्या होगी? उनकी छतरी होगी। अगर पूछ ले कि राणा सांगा की छतरी कहाँ है, तो छतरी तो ये है, ये क्या है? राणा सांगा की छतरी। और छतरी कहाँ है साथियों? देखना जरा, जहां दाह संस्कार हुआ वहां क्या है? छतरी सांगा की। और छतरी भी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। छतरी कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब जहां वो प्रथम बार रुके थे, मालदेव और अखेराज द्वारा उनको लाया गया था, वहां क्या होगा? इनका स्मारक होगा, राणा सांगा का स्मारक। राणा सांगा का स्मारक अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप सीधे सीधे राजी खुशी बताना, डरना मत। राणा सांगा का जो स्मारक है वो कहाँ है? तो स्मारक है इनका अपने बसवा में। और बसवा जगह कहाँ है? दौसा में। इन 3-4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मौत कहाँ होती है? तो मौत होती है कालपी में। जो इनका स्मारक है वो कहाँ है? बसवा दौसा में। और राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार हुआ वो कहाँ हुआ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और जो इनकी छतरी है वो कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही है। इन 4 बातों को ध्यान रखना। अब मैं 2-3 बातें नोट लगवा कर लिखवाऊंगा आपको, वो जरा आप ध्यान रखना कि हम समझ रहे थे बातों ही बातों में, उन चीजों को हमने समझा था। अब थोड़ी उन चीजों को लिखना है, उतारना है। उतारना क्या क्या है ये जरा आप ध्यान रखना। एक चीज आपको उतारनी है कि मैं मेवाड़ की धरती पर उस समय तक कदम नहीं रखूंगा, कदम नहीं रखूंगा, रखूंगा जब तक मैं अपने दुश्मन को हरा नहीं देता, हरा नहीं। एक इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो कथन था, ये कथन किसका है? तो ये है राणा सांगा का। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, राजपूताने का वह अंतिम हिंदू शासक, राजपूताने कहा वह अंतिम हिंदू शासक, वह अंतिम हिंदू शासक जिनके नेतृत्व में संपूर्ण राजपूत शासकों ने मुगलों को भारतवर्ष से बाहर निकालने का प्रयास किया। मुगलों को भारतवर्ष से बाहर निकालने का प्रयास किया। बाहर निकालने का प्रयास किया। ये 2 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि राजपूताने का वह अंतिम हिंदू शासक कौन है? कौन है? राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा, जिनके नेतृत्व में क्या हुआ था? राजपूताने के संपूर्ण हिंदू शासक और संपूर्ण राजपूत शासकों ने क्या किया? बल्कि यही नहीं, जो मोहम्मद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, हसन का मेवाती, उन लोगों ने भी इनका साथ दिया, सहयोग किया, इनको मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं मेवाड़ की धरती पर उस समय तक कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं अपने दुश्मन को हरा नहीं देता। यह कथन किसका था? तो यह कथन था राणा सांगा का। और राणा सांगा ही वो अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है, इन 2 बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है।
अब अगर आ जाए कि बाबर ने तोपखाने का तो प्रयोग किया ही था, तो तोपखाने में तोपची कौन कौन थे? कौन? तोपची। तोपची मतलब तोप चलाने वाले। तो एक था उस्ताद अली और एक था उस्ताद रूमी। उस्ताद रूमी, कहीं कहीं इनका नाम महमूद रूमी भी मिलता है। ठीक है, तो एक तो थे उस्ताद अली और एक थे उस्ताद रूमी। ये दो कौन थे? तोप खाना किसने प्रयोग किया? बाबर ने प्रयोग किया, और उसके तोपची थे दो। ठीक है ना, आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन आए कि भाई राज चिन्ह किसने धारण किया राणा सांगा का, तो राज चिन्ह कौन धारण करेंगे? राज चिन्ह धारण करेंगे झाला अज्जा। आए कहां से थे? सादड़ी से आए थे। गोंगुंदा जी झाला सज्जा आए थे। अक्केराज देवड़ा और मालदेव ने क्या किया? अक्केराज देवड़ा का और मालदेव का काम क्या था कि भाई राणा सांगा घायल हो गए, अब इनको क्या बसवा शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, उनको ले जाया तो उनके घर ही था, जाया जा रहा था कि भाई उनके घर लेके चले जाए इनको, लेकिन उन्होंने उस समय बोल दिया कि मैं जब तक अपने घर या अपने मेवाड़ की धरती पर कदम नहीं रखूंगा, जब तक मैं अपने दुश्मन को हरा नहीं देता। बसवा से कुछ समय बाद में रणथंबोर चले जाते हैं। रणथंबोर जाने के बाद में मेदिनी राय की सहायता के लिए वापस कुछ समय बाद ही निकलना का होता है इनको। भाई देख लो ना, जनवरी में युद्ध हो रहा, जनवरी 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो रही है, 17 मार्च को ये युद्ध हो रहा है, तो 7-8 महीने की ये डिस्टेंस थी। इसी 7-8 महीने के अंदर बसवा भी चले गए, रणथंबोर भी चले गए, उसकी सहायता के लिए जा रहे थे, तब उनकी मृत्यु हो गई। ये 4-5 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बाबर की जो नीतियां थी वो हमने चर्चा की कि भाई बाबर की प्रमुख नीतियां क्या थी। अब देखना, अगर क्वेश्चन अगर इस प्रकार से बन जाए ना, देखो मैं कुछ बातें आपको यहाँ और क्लियर करवाऊंगा कि भाई साहब तो राणा सांगा के युद्ध में हारने का प्रमुख कारण क्या था? युद्ध में हारे किस प्रकार से थे? एक युद्ध में हारने का प्रमुख कारण तो यह बनता है कि दो विश्वासघात थे राणा सांगा का। देखो इधर देखना आप, राणा सांगा की हार का प्रमुख कारण, हार का प्रमुख कारण तो आप सीधे सीधे बता देना कि भाई साहब एक तो कौन थे? विश्वासघाती लोग थे, विश्वासघाती सरदारों की वजह से। और विश्वासघाती दो कौन कौन थे तो हमने चर्चा की थी, एक तो था खानजादा जो हरामजादा था, और दूसरा हरामजादा कौन था? सलहदी तंवर था, सलहदी तंवर। ठीक है, ये तो एक प्रमुख कारण तो भाई यही निकल कर आता है। दूसरा, अगर आपको कोई कारण पूछ भी रहे तो आप राजी खुशी बता देना कि भाई साहब राणा सांगा की सेनाओं के पास हथियार थे, भारी थे, जबकि बाबर ने अपने सैनिकों को हथियार किस प्रकार के दिए? राणा सांगा की सेना की अपेक्षा कम वजन वाले दिए, मतलब हल्के दिए। एक कारण यह निकल कर आता है। ठीक है, ये 2-3 प्रमुख कारण थे राणा सांगा की हार के। तीसरा एक प्रमुख कारण निकल कर आता है ना, तो उन्होंने क्या किया कि इतनी राजपूत सेना को तो इकट्ठा कर ही लिया। अब सब सेनापतियों के नेतृत्व में ये सेना लड़ रही है, एकजुट सेना थी नहीं। एकता थी सेना में, लेकिन सेना एकजुट नहीं थी। अब देखना, मेरी बात को सुनना, मालदेव अपनी सेना को अलग ही लेके बैठ रहा है, इधर अक्केराज देवड़ा वो अलग ही, इधर भीरमदेव मेड़ता वाला वो अलग ही, इधर कल्याणमल अलग ही। मतलब अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में सेना लड़ रही थी। अगर वही सेना जो बाबर की सेना की तुलना में बहुत अधिक संख्या में थी, वो सेना अगर, सुना मेरी बात को, वो सेना अगर एकजुट होकर, जबकि कर क्या रहे थे, लड़ के किस प्रकार से रहते, ये मालदेव की सेना लड़ रही है, जबकि है सहयोगी राणा सांगा के, लड़ रही है, राणा सांगा के लिए लड़ रहे, ये नहीं कि राणा सांगा के लिए नहीं लड़ रहे, खुद के लिए लड़ रहे। उसमें खुद का था ही क्या? तो अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में जो सेना लड़ रही थी, अब अलग अलग टुकड़ियों में वो सेना बट गई। उन अलग अलग सेनाओं को दबोचा किसने, घेरा किसने डाल लिया? तुलगुमा पद्धति के अनुसार बाबर ने डाल दिया। भाई इधर से दायां तरफ भी जाना है, बायां तरफ भी जाना है, दोनों तरफ से अटैक करेंगे। एक बार क्या करेंगे कि इनको चक्रव्यूह में फंसा लेंगे। अब सेना कहां जाएगी? तो एक प्रमुख कारण यह निकल कर आता है कि अलग अलग सेनापतियों के, देखना दूसरा कारण क्या है, अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में, सेनापतियों के नेतृत्व में सेना लड़ रही थी, सेना युद्ध कर रही थी, कर रही थी। ठीक है भाई साहब, अगर आपसे पूछ ले कि राणा सांगा का सेनापति कौन था,
तो हसन का मेवाती था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो बहुत बार पूछ लिया जाता है, हसन का मेवाती भाई साहब। मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई था, वो सहयोगी था। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि दिल्ली से लोधी वंश का कौन सा व्यक्ति राणा सांगा की शरण में आया, या उनका सहयोगी बाद में सहयोगी बनता है, सहयोगी बना, तो मोहम्मद लोधी था। ठीक है, ये 4-5 चर्चाएं थी इस युद्ध को लेकर। ये युद्ध नहीं है राजस्थान का, वह अंतिम युद्ध है जिसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। मुगल सेना ने अपना राज्य स्थापित भारत में कर लिया था। इस युद्ध का परिणाम मैं जरा बता देना चाहता हूं कि इस युद्ध का महत्व क्या था। अगर इस युद्ध को राणा सांगा जीत जाते ना, अनेक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर इस युद्ध को राणा सांगा जीत जाते ना, तो संपूर्ण हिंदुस्तान या संपूर्ण भारतवर्ष पर राज किसका होता? राणा सांगा का होता। राणा सांगा वो व्यक्ति थे जो बाबर के नाक के नीचे से दिल्ली के 200 गांवों को जीत रहा है, वो व्यक्ति जीतता। ठीक है, दूसरा परिणाम यह था कि राणा सांगा ने सभी राजपूत शासकों को एक किया था, एकता के साथ एक किया था, सबको एकजुट कर कर युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि सारे राजपूत शासक किसी एक राजा का नेतृत्व स्वीकार करना उचित नहीं समझने लगे। उसके बाद में भाई, उस तक तो समझ ही रहते, उसके बाद में संपूर्ण राजपूताने के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने किसी भी भारी शक्ति को अगर बाहर निकालना है तो आप निकाल लो, हम नहीं आ रहे, हमें परिणाम पता है, हमने वेदांत क्लासेज से पढ़ा है, खानवा का युद्ध हमें पता चल गया हार किसकी। ठीक है भाई साहब, अगर इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाते तो मुगल सेना या मुगल साम्राज्य का भारत में अस्तित्व नहीं आता, और अस्तित्व नहीं आता तो आगे चलकर राजपूताने के साथ वैवाहिक संबंध ये स्थापित नहीं होते। ये प्रमुख कारणों की हम बात कर रहे हैं। इस युद्ध में जिस हार हुई ना, तो उसके बाद में जो राजपूत शासक थे ना, उनकी भविष्य की नीतियां निर्धारण होने लग गई। सभी राजपूत शासक किसी एक राजा के नेतृत्व स्वीकार नहीं करना। अकबर जैसे राजा या अकबर जैसे शासकों की सहायता करना बाद में जाकर, जैसे बारमल, कच्छावा वंश वाला राजपूताने के अनेक शासक बाद में जाकर बाबर के पोते हैं, हुमायूं का बेटा जो अकबर था, की अधीनता स्वीकार करते। वो बारी आती नहीं अगर खानवा के युद्ध में बाबर को राणा सांगा ने हरा दिया होता। उन राणा सांगा की बात कर रहा हूं जो 80 घाव, एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, उसके बाद में भी वो युद्ध स्थल में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, ये अपना जो संपूर्ण युद्ध और संपूर्ण जो क्लास थी वो खानवा के युद्ध पर आधारित थी। खानवा के युद्ध को अच्छे से पढ़ना, आप सारी की सारी स्लाइड आपके पास है, देखना कहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। राणा सांगा की ये बातें चली भाई, ये इन्होंने युद्ध जीते, उसके बाद में खानवा का युद्ध। वीर विनोद अगर पूछ ले तो 16 मार्च करना है आपको खानवा का युद्ध। वीर विनोद नहीं पूछे तो ये तारीख करनी है किन किन के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजय कौन होता है देखना, ये मैं सबसे पीछे लिख देता हूं। देखो, खानवा के युद्ध में विजय खानवा के विजय बाबर की हुई, बाबर की। ये 4-5 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है मेरे भाई। ठीक है, देखो आ गई बात समझ में। ठीक है साथियों, राणा सांगा अपने इसी क्लास में जो राणा सांगा वाला टॉपिक था वो खत्म होता है। मेवाड़ का राजवंश हम कंटिन्यू बढ़ाएंगे अगले वाले क्लास में। राणा सांगा के बाद में जो शासक कौन कौन हुए थे उनके बारे में हमारी जो विशेष चर्चाएं रहेगी वो अगली क्लास में रहेगी। ठीक है साथियों, तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई को करना है, हार नहीं मानना है। अगर आप हार गए तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। लड़ा हो जिसने हार नहीं माननी हो, और जो हार नहीं मानेगा अंतिम परिणाम की जो पहले चिंता नहीं करेगा, असली योद्धा वो है। ठीक है मेरे भाई और मेरे बहन, अच्छे से पढ़ाई को करते रहना, और ये सारे के सारे जो स्लाइड पे हमने चर्चा की है उनको आप अच्छे से नोट्स तैयार करना। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। ठीक साथियों।